नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर हूं अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका टाइटल है 24 की खबर। 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में 24 अहम सियासी खबरें लेकर आपके दरमियान हम मौजूद होते हैं। आइए रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आपने 7 नवंबर को हुई वोटिंग में कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने ये पैगाम दे दिया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप जानते हैं कि मोदी की गारंटियां पक्की होती। कांग्रेस ने अपने 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जितना पैसा दिया था, हमने उससे दोगुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया, लेकिन फिर भी यहां स्थिति बेहद खराब। और आप तो जानते हैं ना मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था, छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में लगातार गारंटियों का शोर गूंज रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर तंज कसा। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त ही छत्तीसगढ़ आते हैं, उसके बाद वो किसानों, आदिवासियों को क्या तकलीफ है ये भी पूछने नहीं आते। कुल मिलाकर चुनाव के इस मौसम में एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का दौर लगातार जारी देते जा रहे है ना। और हम तो लक्ष्मी पूजा के लिए बचा कर रखे थे, और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई, मैं क्या करूँ? नहीं, कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों को क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। सट्टा बाजार में कांग्रेस आ गई। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी लगातार कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर है। इसी बीच दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता ज्यादा काला धन खा गए, इसलिए उन्हें खट्टी डकारें आ रही। भूपेश बघेल के दिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर कम ही बचे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, भूपेश बघेल जी और तमाम कांग्रेसी लीडर ज्यादा काला धन खा गए, उनका भी हाजमा खराब हो गया है। और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। चुनावी सीजन में कांग्रेस और बीजेपी में बार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को देश के लिए दीमक बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दीमक की तरह देश में रहकर देश को खोखला करने का काम कर रही है, और इसमें सबसे अग्रणी भूमिका गांधी परिवार और राहुल गांधी निभा रहे हैं। तो चुनावी दौर में एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई बिल्कुल भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता कि किस तरह से अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधा।
ये व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का आज मालिक बन जाता है। ऐसा जूस बेचा कि जनता का खून चूस रहे हैं। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन की जो बात थी, जो चिंता प्रकट करी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने माताओं और बहनों का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है और दलितों का अपमान किया, लेकिन राहुल गांधी खामोश रहे। कि राहुल गांधी की मौन स्वीकृति है। राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। क्या राहुल गांधी की ये मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ जो व्यवहार किया। और मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब बात रोजगार की भी होने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने शिव संकल्प लिया है कि प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देंगे। और एक बात और, इस बार हमने तय कर लिए, संकल्प कर लिया, शिव संकल्प है, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार दिया ही जाएगा। प्रत्येक परिवार, कोई परिवार नहीं छोड़ेगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों को कैसे बेरोजगार है और इसलिए उस दिशा में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। मेरी बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर 4.5। एक तरफ बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में अपनी गारंटियां देने में लगी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का कॉपी बताया और जमकर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमारा मैनिफेस्टो चोरी कर अपने उसमें डाल रहे हैं। तो ये सारी बयानबाजियां लगातार जारी हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में इन दिनों वार पलटवार का सिलसिला बेहद तेज है। अब देखना ये होगा कि किसकी दलीलों में कितना दम है और जनता किसको अपने दिल में जगह देती है। जनसभाओं का दौर भी लगातार जारी है, बार बार अवामी जलसे भी हो रहे हैं और ऐसे में इल्जामों की बौछार की जा रही है। मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात की गई है, बाकी तो समान ही दिख रहे हैं मैनिफेस्टो से। ये तो उनसे पूछिए जिनको हमारे मैनिफेस्टो चुरा कर अपने उसमें डाल रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात की गई है, बाकी तो समान ही दिख रहे हैं मैनिफेस्टो से। ये तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, काले धन की हेराफेरी मध्य प्रदेश में चरम पर है। सवाल बीजेपी से पूछे जाएंगे। आज मध्य प्रदेश और देश के लोगों का पेट और जेब काटकर पैसा भ्रष्टाचारियों के खाते में जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के निवासियों और भारत के निवासियों के पेट और जेब काट के पैसा भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, काले धन की हेराफेरी मध्य प्रदेश में चरम पर चल रही है। तो ये सवाल तो मोदी जी से पूछे जाएंगे। और मैंने इसीलिए कहा कि गेंद उन्हीं लोगों के पाले में है कि उनको चुनाव आयोग के पास एक पिटीशन डालनी चाहिए कि ये हमारा अगर गलत है वीडियो तो ये कौन इनके मुंह पर काले पोतने का काम कर रहा है। क्या ये जानना नहीं चाहते कि इनके बेटे पर कौन लांछन लगा रहा है ये अगर फ्रॉड वीडियो बना। हमारे देश में सियासत किसी भी मुद्दे पर शुरू हो जाती है, खासतौर पर जब वक्त चुनाव का हो तो हर मुद्दा सियासी बन जाता है। इस बीच प्रधानमंत्री के जवानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जवानों को ढाल बना रही है,
सेना का राजनीतिकरण कर रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सर्वोच्च सम्मान तो सबका है, होना भी चाहिए। और लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिर उनका चुनाव है। मंदिर को न सिक्योरिटी को किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और कितना सिक्योरिटी कर्मचारियों अधिकारियों को या जवानों को मारा जा रहा है, पुंछ में, रजौरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी तंज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। फौज के साथ दिवाली मनाते हैं तो इस पर भी वो राजनीति करते हैं। कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर उनका ख्याल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बता दें आपको कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ किसी न किसी इलाके में जाकर दिवाली मनाते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस उन पर पूरी तरह से हमलावर है। तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सेना का भी राजनीतिकरण किया है। इसलिए वो देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं और इस पर भी वो राजनीति करते हैं। वो फौज के बीच में जाते हैं, सिपाहियों के बीच में जाते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर हमारे फौजी हर तीसरे चौथे दिन शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी है। पहले जहां बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रदूषण को लेकर जमकर तंज किया जा रहा था, तो अब आम आदमी पार्टी ने दिवाली में जले पटाखों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। आप लोग के इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान नहीं चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे। नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर जमकर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदूषण पर हो रही सियासत को लेकर आम आदमी पार्टी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर भी कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में पॉलिटिकल पॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इन दिनों पॉल्यूशन को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज। पॉल्यूशन पर भी कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में पॉलिटिकल पॉल्यूशन भरा हुआ है। अब जो सड़क का पॉल्यूशन है, हवा का पॉल्यूशन है, वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन दिमाग का पॉलिटिकल पॉल्यूशन ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए आतिशबाजी पे बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है इस तरह की जो बयान बहादुरी है, इस तरह की बयानबाजी है, उससे जो है वो कोई पॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर प्रदूषण को लेकर तंज किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पटाखे भी ना के बराबर बजे हैं। कांग्रेस हो या पार्टियां, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देनी चाहिए। कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्योहार न मना सकें। आप देखिए, आज के 2 दिन पहले बारिश हुई, उस बारिश के पहले कितना एक्यूआई था दिल्ली का, और आज कितना है, उससे कम है। कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी तेलंगाना में जीत का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विकास की पटरी पर बीजेपी ही दौड़ा सकती है। साथ ही उन्होंने बीआरएस पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि केसीआर इस चुनाव में बुरी तरह हारेंगे, उनके बेटे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। चुनाव में जो बीआरएस पार्टी केसीआर बुरा तरह हारेंगे। केसीआर 2 जगह कॉन्टेस्ट करे, 2 जगह भी हारने वाले हैं, उनका बेटा भी हारने वाला है, बाप बेटे दोनों भी इस चुनाव में हारेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज तेलंगाना में स्थिति देखते हुए अगर कोई ठीक तरीके से सरकार चला सकते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आज तेलंगाना समस्या दूर करते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आए। फोटोज के साथ पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। उनके ट्वीट के बाद जब विवाद हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित ट्वीट के बाद अब सनातन धर्म के लोगों की तरफ से उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इंद्रियां अपने बस में नहीं है, वो हर रोज अनाप शनाप बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पत्नी के पुण्य से ही बचे हुए। साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर बुलडोजर चलाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं, स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है, ऊल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। बिहार में बीजेपी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार सरकार पर तंज किया जा रहा है। इसी बीच बिहार में माफियाओं को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि माफिया लोग सत्ता में आ गए हैं, जिससे बिहार में अराजकता का माहौल। देखते हैं कि कभी बालू माफिया, कभी दारू माफिया, अब आपसी जमीन का भी मामला, जमीन माफिया का भी। ये माफिया लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो पुलिस डरा सहमा है। जो कुछ अच्छे पदाधिकारी एक्शन लेने के लिए जाते हैं वो अपमानित होते हैं या पीटे जाते हैं या डर से भागना पड़ता है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। कहीं भी बिहार के अंदर सरकार में बैठे लोग जिस तरह से मनोबल बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के चुनावी जंग में अब सभी पार्टियां पूरी ताकत से अपनी जीत के लिए उतरी हुई हैं। जेजेपी भी राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है। जेजेपी की तरफ से लगातार सत्ता की चाबी अपने पास रखने का दावा भी किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में जेजेपी के कई विधायक चुनकर आएंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी की चाबी से ही राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा। मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला है। सर, इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ जेजेपी। चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद 2 बार वहाँ से विधायक बने
और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए। यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार से निशाना साधा, साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, मामले में चाहे कांग्रेस, जेजेपी या बीजेपी किसी भी पार्टी के लोग हों, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो इससे पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन उनको प्रदान करने के काम ये सरकार करे और ये सुनिश्चित करे कि आगे इस घटना को किस तरह से रोका जाए। गृह मंत्री की नाक के नीचे अंबाला जिले में ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के नाम पर वोट मांगने वाले नेहरू और गांधी खानदान ने 4 पीढ़ियों तक गरीबी हटाने के नाम पर राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी के लिए गरीब हमेशा सिर्फ वोट बैंक ही रहा है, लेकिन पीएम मोदी की सरकार में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीबों के नाम पे वोट मांगने वाले, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले ये नेहरू गांधी खानदान ने 4 पीढ़ियों तक यही काम किया। पूरी कांग्रेस पार्टी इसी पे लगी रहती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लोग गरीबी में फंस गए, लेकिन गरीब गरीबी रेखा से बाहर नहीं आया। इनके लिए वोट बैंक था वो, लेकिन एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक एक करके सभी दल इंडिया गठबंधन से हटते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में एक भी दल गठबंधन में नहीं रहेगा। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार के बयान के बाद तो सब पीछे हटते जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बचेगा, अकेले अकेले हो जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जो बोला है उसके कारण तो सब लोगों ने ही हाथ जोड़ दिए उनको कि अब नमस्ते। जिनके नेतृत्व में कई बार ऐसी बातें चल रही थी कि उस गठबंधन के नेता वो होंगे, अब उन गठबंधन के नेताओं ने उनको नमस्ते कर दी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। हमने पहले दिन से कहा कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है, ये ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है और जैसे ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजियां भी पीछे काफी हुई। अब यूसीसी पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। दिवाली के बाद माना जाए। देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। दिवाली के बाद माना जाए। देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट। एक तरफ धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यूसीसी को लेकर सरकार पर तंज किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इतनी जल्दी यूसीसी लागू करने वाली नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगने वाला है, लेकिन बीजेपी एक माहौल बनाना चाहती है। में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है।
इसलिए क्योंकि ये समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा। इन तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें। खबरें